नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। बीजेपी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए पार्टी 2019 में हारी 144 लोकसभा सीटों पर रैलियां करने की योजना बना रही है। इन लोकसभा सीटों में से 40 पर प्रधानमंत्री मोदी 40 बड़ी रैलियां करेंगे। बची हुई सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़े नेता सभाएं करेंगे। इस पूरी रणनीति को लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 कहा जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी जिन 40 लोकसभा सीटों पर बड़ी रैलियां करने वाले हैं, उन्हें 40 क्लस्टर में बांटा गया है। नए प्लान के मुताबिक प्रधानमंत्री इन सभी 40 क्लस्टर में जनसभा करेंगे। इन क्लस्टर्स के प्रभारी कैबिनेट मंत्री होंगे। बाकी बची 104 सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पहुंचकर सभाएं करेंगे। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी जरा सा भी कोताही बरतने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है, जिसे लेकर बीजेपी ने सितंबर महीने से ही इन रैलियों को लेकर मेगा प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन अगर बात करें विपक्षी दल की, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जहां इस समय अध्यक्ष पद के चुनाव में उलझी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पार्टी को मजबूती देने के लिए और खोई हुई साख बचाने के लिए लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि अगर कुल मिलाकर पार्टी की तैयारियों की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस के बाद अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी दिखाई दे रही है जो कि खुद को 2024 के लिए तैयार कर रही है और बीजेपी को अलग अलग राज्यों में टक्कर देती हुई प्रतीत लग रही है। इसके अलावा कई अन्य विरोधी दल भी आपस में साठगांठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर 2014 और 2019 की मोदी लहर अगर 2024 में भी दिखाई देती है तो फिर विपक्षी एकता को बिखरने में समय नहीं लगेगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए पार्टी ने 2019 में हारी 144 लोकसभा सीटों पर रैलियों का जो दौर है शुरू हो जाएगा। इन लोकसभा सीटों में से 40 पर प्रधानमंत्री मोदी 40 बड़ी रैलियां करेंगे। बची हुई सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़े नेता सभाएं करेंगे। आपको बता दें कि इस पूरी रणनीति को लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 कहा गया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी जिन 40 लोकसभा सीटों पर बड़ी रैलियां करने वाले हैं, उन्हें 40 क्लस्टर में बांटा गया है। नए प्लान के मुताबिक पीएम इन सभी 40 क्लस्टर में जनसभा करेंगे। इन क्लस्टर्स के प्रभारी कैबिनेट मंत्री होंगे। बाकी बची 104 सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पहुंचकर सभाएं करेंगे। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी जरा भी कोताही बरतने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है, जिसे लेकर बीजेपी ने सितंबर महीने से ही इन रैलियों को लेकर मेगा प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन अगर बात करें विपक्षी दल की, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जहां इस समय अध्यक्ष पद के चुनाव में उलझी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पार्टी को मजबूती देने के लिए और खोई हुई साख बचाने के लिए लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि अगर कुल मिलाकर पार्टी की तैयारियों की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस के बाद अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी दिखाई दे रही है जो खुद को 2024 के लिए तैयार कर रही है और बीजेपी को अलग अलग राज्यों में टक्कर देती हुई प्रतीत लग रही है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से हैं, साथ ही डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस से जुड़ गई हैं, साथ ही सर्वेश्वर पाठक जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का एएनबी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले भटनागर जी, आप ही से सवाल रहेगा, जो सीटें आप 2019 में खो चुके थे उन पर आपका ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्या रणनीति बनाई गई इसके अलावा आपकी? प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी हो या देश हो, देश में तो पूरे वर्ष का वर्ष चुनाव चलता रहता है। कहीं पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो चुनाव और भारतीय जनता पार्टी देखिए चुनाव मोड में तो रहती है पूरी तरीके से। जब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का सिस्टम सीखा है,
और करने में आई है पूर्ण रूप से। तो हम लोग तो पूरी तरह सजग रहते हैं, तैयार रहते हैं। हमारी जो लोकसभा की जो तैयारियां हैं कि जो हम सीटें हमारे हाथ से दे गई वो हम पे कैसे रह गई, उन पे मंथन, जब ये 2019 का चुनाव हुआ था लेकिन अब तक उस पर मंथन चल रहा है सूरज, और उन चीजों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हमारा तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है जो प्रदेशों में, हम तो उसे फोकस कर रहे हैं। और जितने विधानसभा चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में हुए या पंजाब में हुए या अदर कहीं भी हुए, गोवा में हुए, हमने उसे ही फोकस किया जी। और हमने मंथन किया भाई हमारी सीटें भी अगर कम आई, पिछली बार तो क्यों आई, इस बार सीटें कम आई तो क्यों आई, इसको किस तरह प्लस में लाना है जी। उन चीज का मंथन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने करा और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ नीचे का नेतृत्व हो या प्रदेश का हो या इकाई हो, वो सब चीजों पे काम में लगा है। हमारा जिले से लेके मंडल तक, मंडल से लेके बूथ स्तर तक जो कार्य है वो आरंभ में है। और हमें अपनी लोकसभा, आने वाली जो लोकसभा है 2024 की, उस पर बारीकी से निगाह है और उन चीजों को हम देख रहे हैं और हमें उम्मीद है और हम जनता के बीच में जाएंगे और जो 303 सीटें आएंगी उससे भी अधिक सीटें करानी चाहिए और किस तरह आएंगी उस पर मंथन चल रहा है हमारा पार्टी का। सुधा जी, आपकी पार्टी में तो कुछ अलग ही माहौल बना हुआ है। चुनाव तो नजदीक आ ही रहे हैं, जिधर बीजेपी चुनावी मोड में है उधर कांग्रेस पार्टी में खुद में क्लेश चल रहा है। राहुल गांधी उधर रैलियां कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे देखती इसको आप? संदीप जी, पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपने 2 बार अपने इस बुलेटिन की स्टार्टिंग में ही जी जो स्टार्टिंग कहा, आपने कहा कि अध्यक्ष में उलझी हुई है जी। मतलब जो पार्टियां अपने अध्यक्ष को चुनती हैं उलझ के करती हैं। ये शायद आप हर पार्टियों के अध्यक्ष के चुनाव में चलाते होंगे, अगर नहीं चलाते हैं तो कांग्रेस के साथ क्यों, इसका उत्तर आपको सोचना चाहिए। दूसरी, आपने जो कहा कि राहुल जी दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे हैं जी, तो यात्रा कर रहे हैं तो क्या इस पे आप कवरेज कर रहे हैं, इसका उत्तर आपको देना चाहिए। नहीं मैडम, तो क्या देश पहले से नहीं टूटा हुआ देश है, क्या जोड़ रहे हैं इसको? नहीं क्यों जोड़ने का मतलब क्या टूटा होता है क्या? नहीं, जोड़ने का मतलब होता है जोड़ा क्या जाता है, क्या जोड़ा जाता है, आप बता दीजिए, समझा दीजिए आप। जिस देश में नफरत के द्वारा लोगों को तोड़ने का काम होता है वो जोड़ा जाता है। देश की भौगोलिक स्थिति को जोड़ने की बात नहीं हो रही है। आप लोग इतना तो जानते हैं कि राजनीति में जो शब्द होते हैं वो शब्द सांस्कृतिक, राजनीतिक और उसके शब्दों के अर्थ अपने रूढ़ि में और उसके अर्थ परे भी होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिस देश की जनता को तोड़ने का काम किया गया था, उस जनता को जागरूक करके उनको एक साथ लाने का प्रयास है, वो भारत जोड़ो यात्रा है। नफरत तोड़ो, उसको आप लोग क्यों भूल जाते हैं? साथ में ना भारत जोड़ो नफरत तोड़ो, तो उसको बोलना बहुत जरूरी है। दूसरी, हम अपने अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं, उलझे नहीं है। अपने एक संगठन में बेहतर तरीके से अध्यक्ष को लाने की लोकतांत्रिक तरीके से, ऐसे नहीं कि अचानक किसी पार्टियों में और क्या होता है कि किसी का कार्यकाल बढ़ जाता है बिना बताए, वैसा नहीं हो रहा है ना। आपके पास एक बस प्रेस रिलीज आती है कि ये हो गया, वैसा नहीं हो रहा है ना। तो आपको इसको बोलना चाहिए कि लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अपने अध्यक्ष पद का चुनाव करवा रही है, लेकिन ये नहीं बनेगा। इसमें आपकी इतनी कुछ मजबूरियां हैं, उस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, मजबूरियां कोई नहीं सुधा जी, मजबूरियां कोई नहीं है। आपको भी पता है राजस्थान में क्या चल रहा है। अब बिल्कुल अब आती हूँ। अभी हमारे भाई ने कहा कि थोड़ा मंथन, अरे भाई थोड़ा मंथन वहां भी कर लीजिए जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस का उन्होंने उद्घाटन किया था तो उन्होंने कहा था कि इस कोयरीपुर के युद्ध के भला के भुलाई सकेला जी, है ना। और पूर्वांचल एक्सप्रेस के सौगात मिलल बा। अरे ये भी बता देते भी उसी पैनी निगाह से कि जिस पे आप एरोप्लेन उड़ाने की बात कर रहे थे वहां पाताल लोग ढूंढने लगे हैं, इतने गहरे गड्ढे हो जा रहे हैं, तो कम से कम वहां बारीक निकाह डालते तो कम से कम जनता का लाभ होता। आपने कहा कि आप पूरे समय इस पे लगे हुए हैं। चुनाव जिसके लिए जीतते हैं कभी उसके लिए भी काम कर लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि गुणवत्ता पे ध्यान रखा जाए। सोचिए, जब मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि सड़क जब बन रहा है, परिवहन की जो काम हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता पे ध्यान रखा जाए। सोचिए, गुणवत्ता इतनी खराब है कि मुख्यमंत्री जी को बार बार टाइमलाइन देना पड़ रहा है कि भाई कुछ तो सही कर लो, और गाड़ियां उसके अंदर घुस जा रही हैं। जहां पे एक्सप्रेस वे में आप जानते हैं किस तरह बनवाई उसकी होती है, तो भाई कुछ टाइम वहां भी निकाल लीजिए। जो आपको चुनाव जितवा रहा है उसके भी ध्यान रख लीजिए, उसके बेरोजगारी के, उसके रोजगार की, महंगाई पे ध्यान लीजिए। लेकिन आप जब बैठेंगे तो क्या कहेंगे कि हम चुनाव में हैं। चुनाव जिसके लिए जीते हैं उसके लिए तो काम कर लीजिए। और जहां तक कांग्रेस का बात है, आपने कहा कि खोई हुई साख यहाँ पे आप बताइए कि खोई हुई साख कहाँ रखी, ना ढूंढ लाए। बात इसकी नहीं होती है। जब आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप भी जानते हैं कि इसके अभिप्राय क्या है। अगर हम चुनाव नहीं जीते हैं तो उन खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं
कि जनता अपने ज्वलंत मुद्दों से सुधा दूर हो रही है। जी वापस आएंगे, सुधा जी वापस आएंगे, जवाब लेंगे हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे भी। सुधा मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका महत्व कितना है, आप इसको कैसे देखते हैं पाठक जी? महत्व पार्टी के लिए तो बहुत है, उनकी पार्टी के लिए जी। जो पार्टी हाशिए पे चली गई थी उनको पुनर्जीवित, और साथ ही साथ राहुल जी को रीलॉन्च हो रहा है। मतलब ये समझिए 5वीं 6ठी बार उनका रीलॉन्च हो रहा है। लेकिन हो तो रहा है ना, कुछ कार्य तो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। भारत भ्रमण पे निकले हैं, देश को जानने समझने का उनको मौका मिल रहा है, तो उसका क्या रंग लाएगा ये तो बताएगा। क्योंकि देखिए इन्होंने शुरुआत दक्षिण भारत से की है। अब अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो जहाँ पे बीजेपी बिल्कुल कमजोर है, 2 राज्य दक्षिण भारत के 2 से 3 राज्यों में बीजेपी की पहुंच है, लेकिन बाकी के राज्यों में कुछ खास बीजेपी की नहीं है। और अगर दक्षिण राज्यों का आंकलन करिए लोकसभा सीटों का, तो देखिए आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, कर्नाटका में 28, तमिलनाडु 39, तेलंगाना 17, केरला 20 और पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां 1 है। ये टोटल सीट मिला के 130 सीट होते हैं। तो राहुल गांधी जी ने वहां पे, और उनकी वहां पे कांग्रेस की पहुंच भी है। अगर देखा जाए तो कर्नाटक में बीजेपी का शासन है, तो अपोजिशन में कांग्रेस और जेडीयू, वहां पे देवगौड़ा जी की जो भी पार्टी है वो है। तमिलनाडु में भी कांग्रेस के कुछ सीट आ जाते हैं, केरला में भी कुछ सीट आ जाते हैं, और केरला के वायनाड से खुद वो एमपी भी हैं। उन्होंने वायनाड में जाके तो कोई काम धाम किया नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन हाँ यात्रा शुरू किया है। इसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो टैली 2019 के लोकसभा में कांग्रेस की थी, उससे क्या पता वृद्धि साउथ इंडिया से हो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो कांग्रेस की नैया पूरी तरह डूबी हुई है, वहां कहीं से भी आस नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो यूपी जीतता है, यूपी में 80 सीट है, यहाँ पे अभी विधानसभा के चुनाव हुए, कर विधानसभा लोकसभा अलग होता है, लेकिन 2019 का उठा के देख लीजिए आंकड़ा, कितना सीट मिला इनको। उत्तराखंड से कुछ नहीं, बंगाल देख लीजिए, बंगाल में ये कितने सीट मिलते हैं इनको, कुछ नहीं। महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र से कुछ सीट निकल आता है जो कि महाराष्ट्र अगर यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं। फिर उसके बाद बंगाल आता है 42 सीटें, बिहार आता है 40 सीटें। बीजेपी का बिहार में नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया, महागठबंधन बनाए हैं, पलटू राम के नाम से विख्यात हो चुके हैं। एक नया सपना बेच रहे हैं वो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। जितने भी क्षेत्रीय दल के शीर्षस्थ नेता हैं वो सबके सब प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, और जो ग्रांड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी है उनके प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल जी हैं। और सब मिलके भी मुझे नहीं लगता कि वो आंकड़े जुटा पाएंगे, क्योंकि सबके पास विजन ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी 60-70 सालों तक भारतवर्ष पे राज की है, बहुत सारी उपलब्धियां उनकी भी रही, लेकिन जो मेन उपलब्धि रही, जो चीज पे लेके चल रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति, वो जो मुस्लिम वोट बैंक था उसको दूसरे क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस से ही निकल के बने, ममता बनर्जी कांग्रेस से ही निकल के बनी, शरद पवार कांग्रेस की ही उपज है, उधर तेलंगाना में भी वो भी है, उसके बाद आपका यहाँ आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी, वो भी कांग्रेस की से ही टूट के गए हुए हैं। तो इन लोगों ने अपना प्रभाव उन राज्यों में जमा चुका है, और नहीं, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस वहां पे बहुत अच्छा कर पाएगी। लेकिन हाँ, जो 2014 के इलेक्शन में 44 सीट थे, 19 में वो 50 से ऊपर के आंकड़ा को छुए। इस बार क्या पता कुछ उलट फेर हो, क्योंकि देखिए अभी स्थिति थोड़ी अलग है। अभी देखिए बीजेपी के का जो है वो भी काम कर रही है, लेकिन जो ये यात्रा निकल रहा है इसके भी अलग मायने हैं। आप भारत जोड़ो नाम दे रहे हैं, भारत तो जुड़ा हुआ है और अनंत काल तक जुड़ा रहेगा,
लेकिन अपनी इनकी पार्टी मात्र 2 राज्यों में अब शासन बचा। जी वहां जो कला देखने को मिला, जो माननीय सोनिया गांधी जी ने अशोक गहलोत पे जो अपना विश्वास जताया जी। और अशोक गहलोत ने जिस तरीके से धोखा दिया उनको जी सबके सामने में विदित, अभी भी 2 कैंडिडेट बचे हैं अध्यक्ष पद के लिए, जी। उसमें देखिए शशि थरूर जी खुलेआम कह रहे हैं जो है एक सिस्टम के उम्मीदवार है और मैं चलिए जो पाठक हूं जी, से। पाठक जी वापस आएंगे। भटनागर से जवाब लेते हैं। भटनागर जी, राहुल गांधी अगर जनता के बीच जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हो या कोई भी यात्रा का नाम दे देते हैं, तो अगर बीजेपी की कमियां लोगों से बता रहे हैं तो बीजेपी को दिक्कत क्यों होती है? फिर हमेशा राहुल गांधी गलत नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद गलत साबित किया जाता है उनको, ऐसा क्यों किया जाता है बीजेपी की तरफ से? देखिए, आप लोग क्या बता रहे हैं जनता को या आप क्या बताना चाहते हैं, जी। थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। जी मैं उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा कह दूं जी कि आप लोगों ने जो भारत जोड़ो आपने यात्रा आरंभ करी है, जी मगर वो क्या कहती है, आप वहां तक क्यों नहीं जा रहे हैं? एक मिनट रुके, जी जी थोड़ी सी वॉइस मेरी डबल आ रही है। जी जी बोलिए, आपकी सही आवाज आ रही है, बोलिए। आप क्या दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी को आईना? अरे पहले अपना आईना देखिए ना, आपका आईना क्या है? आप आईने में 50 जो देश के 50,000 करोड़ रुपए डूबे खा के बैठे हैं, आपको जो ईडी में आपने जवाब दिया, आप उसका स्पष्टीकरण दीजिए ना। आप जो जगह प्रदेशों में आप हर जगह जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे बताइए कि हम जमानत हाईकोर्ट से क्यों ली और हमें ईडी ने क्यों बुलाया, उसके बारे में कौन बताएगा भाई? कोई रोना बताएगा? अभी कितनी अच्छी बात कही मेरे हमारे साथ जो बैठे हैं, उन्होंने कही ना कि 2 राज्यों में जो आपका बंदरबांट चल रहा है, उससे जो राज्य की जनता का जो नुकसान हो रहा है, उसके बारे में जवाब कौन देगा? उसके बारे में तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। अरे आप 2024 के लिए आप 3 बार 4 बार 5 बार के सांसद रहे हैं, पूरा परिवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आज से पहले कभी आपको भारत जोड़ो यात्रा शुभारंभ नहीं कर सकते थे? इससे पहले कभी भारत जोड़ने का काम किया नहीं आपने? क्योंकि आपको धारा 370 का विरोध करना है, 3 तलाक का विरोध करना है। कहता रहा हूं मैं, आपको जो विरोध करना है देश की नीतियों का, क्योंकि आप किनके साथ हो? आप उन लोगों के साथ हो जो देश को तोड़ने का काम करने के सोचते हैं, और जो देश के जो हित के बारे में नहीं सोचते, आप उन लोगों का साथ देते हो। आपकी पार्टी में कौन कौन आ रहा है जो तेरे भारत तेरे टुकड़े होंगे, आप उसको ले रहे हो? आप उन चीजों को थोड़ा सा कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आपकी नीति और रीति क्या है। आप उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं जिस पार्टी ने भारत को आजाद कराने के लिए अहम हिस्सा दिया देश को, और सबसे बड़ा, और उस पार्टी में आप नेतृत्व में आप लोगों ने आज ये देश में ये आपने करके दिया। जितनी पार्टी है, कितना बढ़िया बोला उन्होंने, चाहे वाईएसआर हो, चाहे तेलंगाना में हो, जितनी पार्टियां हैं बनी हैं, वो कहां से निकली है? कांग्रेस में निकली। क्यों? कांग्रेस की अगर नीति अच्छी होती तो टीएमसी क्यों बनती, जनता दल क्यों बनती, इतनी पार्टियां क्यों बनती? इतनी पार्टियां क्यों बनी? क्योंकि कांग्रेस की नीति और रीति ठीक नहीं थी। यही सबसे बड़ा कारण था। भटनागर जी वापस आएंगे। मैं खत्म कर रहा हूं जी। आज आप देश की जोड़ने की बात तो करें, बहुत अच्छी बात है, मगर देश में अपने कारनामे भी प्लीज बताइए। आप राहुल जी अकेले घूम रहे हैं, अच्छी बात है सुधा जी, आप हंसी, आप मेरे पे नहीं हंस रहे, अपने भटनागर जी राहुल गांधी अकेले कहाँ घूम रहे हैं? उनके साथ काफी जनता है, दिखाई देती, भीड़ दिखाई देती है, आप अकेले की बात कर रहे हैं। अरे भाई राहुल, अगर अक्षय कुमार चले जाए तो भीड़ तो उनके साथ भी चली जाएगी। तो राहुल गांधी को अक्षय कुमार देश के नेता हैं। कहता रहा जॉनी लीवर को भी आप रोड पर उतार दीजिए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। फर्क क्या पड़ता है? सेलिब्रिटी तो सेलिब्रिटी। चलिए भटनागर जी रोकना चाहेंगे, सुधा मैडम से जवाब लेंगे। सुधा जी, भटनागर जी की बात का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं राहुल गांधी अकेले घूम रहे हैं। दर्द तो होगा ही ना संदीप जी। जी, अब ये दर्द है। अब दर्द में आदमी ऐसे ही बोलता है। दूसरी बात जी, इतनी बातें संदीप भाई हमारे भाई ने कहा, प्रदीप भाई ने कहा इतनी बातें, जाहिर सी बात है कि जब आप झूठ को बोलोगे तो आपको बोलने में लिए उस झूठ का और सहारा लेना पड़ेगा। जी। तो मैं कुछ बातों से अपनी बात को स्टार्ट करना चाहती हूँ कि रुपया उसी दिशा गिरता है जिसकी सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई होती है। जी। तो आप पहचान गए होंगे किसने कहा था। तो हमारे भारत जोड़ो का जो मकसद है उसी लोकतंत्र पे दावा ठोकना है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान से प्राप्त किया है। और ये जो भारत यात्रा है ना, ये एक सूत्र में जोड़ के उसकी शांति, समृद्धि और सौहार्द की तरफ मोड़ने का काम करेंगे हम।
उसी झूठ को, उसी जुमले को जो सीधे सीधे चिल्ला के कहते थे कि मैं खुद मुख्यमंत्री हूं, मैं खुद सरकार चलाता हूं, मैं स्वयं जानता हूं, और उसके बाद आप न्यूज देखते हैं कि निजीकरण के लिए बोलियां आमंत्रित सरकार LIC की 61% हिस्सेदारी बेचेगी। ये आपने पढ़ी होगी। उसके बाद न्यूज कल की आपने देखी होगी, अमेरिका अपने देश के लोगों से कह रहा है कि भारत जाने के लिए कुछ उसके शहर सेफ नहीं है और पाकिस्तान हमसे ऊपर रखा गया। इसकी न्यूज नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि हम झूठ बोलेंगे और खूब झूठ बोलेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं झूठ बोलो और झूठ बोलो और झूठ बोलो। तो जाहिर सी बात है कि जो राजनीति का ये रूप आया है, इससे जनता को आगाह करने कि जब ड्रोन से आलू गिराया जा रहा है तो आप समझ लो कि आपको कहां लाके बिठाया गया है। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी हैं बैठे हुए, राजनीतिक विश्लेषक जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और इनके विश्लेषण में कहीं पे ये नहीं था कि बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं और भाजपा खराब कर रही है। इनके में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा एकमात्र वो सरकार है जिसकी सरकार है वही अच्छा कर रही है, बाकी किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया। अरे जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आप जानते हैं आप देश के स्वतंत्र होने का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भाई आप अमृत महोत्सव मना कैसे पा रहे हैं? कैसे आप भूल सकते हैं अपने पूर्वजों के किए गए उन कामों की कि देश में कुछ भी ना होने के बाद आज हम इस जगह बैठ के इसमें बात कर पा रहे हैं? कैसे भूल जाते हैं आप जब बातें करते हैं, हमारा एक आगरा एक्सप्रेस वे बना हुआ था यूपी में, आज तक कुछ हुआ नहीं है उस पे, लेकिन इतने एक्सप्रेस वे की जाल बिछा दिया, ऐसा जाल जो सीधे पाताल लोक में लेके जा रहा है। तो जो झूठ की जुमले की जो बातें होती है ना, आप कहते हैं दावे होते हैं 80 करोड़ जनसंख्या को हम खिला रहे हैं, दे रहे हैं एहसान आप अपने घर से तो ला नहीं रहे हैं, देश के ही पैसे को देश की जनता को दे रहे हैं, वो भी 80 करोड़। जो आपके न्यूज जो आपने देखे होंगे कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, 29 करोड़ लोग हैं, उसके बाद उसके ऊपर के लोग आते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं। ये आंकड़े कहां से आते हैं, इस पे कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि इनको तो सिर्फ बोलना है ना, जनता तो बेचारी उसके अपने पास पेट को भरने के लिए दिन भर मशक्कत करनी हो, कहां से इन तथ्यों को जांच पाएगा, कहां से वो जान पाएगा, उसे कहां से खबर मिलेगी कि अमेरिका क्या कह रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कहीं और क्या हो रहा है। ये तो वो उनकी बातें सुनती है जिन्होंने रोक रखा है अपनी बातों को झूठ बताने के लिए। बेचारे की कहां है, दिख रही है, दर्द दिख रहा है कि जब दर्द यहाँ पे आ जाए कि अपनी बात को सही करने के लिए आप झूठ पे झूठ बोले जाए। प्रदीप जी, किसी के बारे में आप गड्ढा सोचिए, गड्ढे भर के आपको दिए गए, आप गड्ढे बना रहे हैं। संदीप जी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि मैं ऐसे में न तो बात ऐसा बात करनी है तो ये करें, क्योंकि हम यहाँ व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी के अपने लाइन से बात कर रहे हैं। तो जो अगर प्रदीप भाई को ऐसे करना है तो अकेले कर लें, और आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे नेता के बारे में इस तरह की बातें मुझे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम किसी के बारे में व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तो आप इनसे बात कर लीजिए, मैं इनसे बात कर लूं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने नेताओं के बारे में नहीं, सुधा जी आप बोलिए, सुधा जी आप बोलिए, प्रदीप जी जवाब लेंगे आपसे अभी। ऐसे बीच में मतलब करने की देखिए प्रदीप जी वापस आएंगे, जवाब लेंगे आपसे, मौका दिया जाएगा आपको। सुधा मैडम आप बोलिए। जी बिल्कुल, तो थोड़ा सुधा मैडम को भी समझाइए कि पेशेंस रखा करें। नहीं देखिए, जब आप अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, आप पार्टी का पक्ष रखते हैं तो आप बोलते हैं तो मौका दिया जाएगा। नहीं है, आप हम सिग्नल लीडर नहीं, बिल्कुल जो नहीं, किसी भी जनता हमें आपको देख रही है तो अपनी स्माइलिंग को भी कंट्रोल रखना चाहिए। मैं आपकी बात पे हाजिर, मैं आप पे नहीं, मैं आपका मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको एक्सप्रेस वे की चिंता हुई। मैं कहता हूँ कि राहुल जी बेचारे गिर गए तो क्या करेंगे, एक्सप्रेस वे बदनाम हो जाएगा। मैं आपको इतना ही देखिए, प्लीज मैं कुछ ऐसा बोलूं उससे पहले आप इस बात को समझिए कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आपको एक चीज और बताता हूँ आपको, मैं सुनिए एक चीज और थोड़ी सी बता देता हूँ आपको कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगर गड्ढा या गुणवत्ता की चिंता करी, कुछ मुख्यमंत्री तो आपके भी हैं, उन्हें भी सब चिंता अपनी करनी चाहिए, बोलना चाहिए। ये तो बड़प्पन, हाँ सुधा जी, ये बड़प्पन है मुख्यमंत्री का। हाँ, ये बड़प्पन है मुख्यमंत्री का कि अपनी चीजों पे अपने प्रदेश से जैसे मुख्यमंत्री बनाया है तो कर्तव्य अशोक गहलोत जी को भी कहे ना कुछ निभाए। जो इतना बलात्कार हो रहा है, तन सर से जुदा हो रहे हैं, उसको देखिए। अरे हमारी छोड़िए, आप देखिए लखीमपुर, बताइए क्यों जाते हैं आप राजस्थान में, बताइए तो आपके ऊपर राजस्थान क्यों नहीं आता है? आपके मुंह में दही जम जाता है, नहीं जमता है बिल्कुल। कह रहा हूँ ये राहुल टीम जो है ना, ये सब देशद्रोही हैं लोग, कभी अपनी बात कर रहे हैं। आप देशद्रोही हैं। जी बिल्कुल देशद्रोही तो है, देशद्रोही तो रास्ते लाए हैं, आप देशद्रोही हैं। जी। देखिए भटनागर जी अभी आपने कहा था कि जो वाणी है उस पर विराम लगाना चाहिए, आप देशद्रोही कैसे बोल सकते हैं? आप
जो हर जिस खेत में आलू निकले उस खेत में चिप्स बनेंगे, उसके उनके नेतृत्व में। पढ़ाओ और बेटी पटाओ बोल सकता है, वो देशद्रोही है। अब मैं अगर जी जी आप तो मैं तो कहता हूँ आप तो वही लोग हो, अगर आप लोग बेटी लड़ सकती हो, बेटी हो लड़ सकती आप लोग सिर्फ उठाते जनता को। अरे आप तो टमाटर की खेती में ही आप तो सॉस की फैक्ट्री लगवा रहे हैं, वो तो मुझे पता। और आप लोग जूस में 20% जूस डालने थे हिमालय में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोका कोला में, पेप्सी में 20। राहुल जी का नेतृत्व बेचारा ऐसा है, तो राहुल जी का नेतृत्व विचारों का ऐसा है, आलू डालेंगे सोना निकलेगा, राहुल जी सोना निकलेंगे। देखिए सुधा जी सुनिए, पूरे देश में कैसा लोकसभा के अंदर कि मैं पप्पू हूँ। देखिए आदरणीय राहुल जी ने एक्सेप्ट किया, आदरणीय राहुल जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मैं पप्पू हूँ। जनता को मैं नहीं कह रहा, तो लोकसभा में आदरणीय राहुल जी ने बोला कि हाँ मैं पप्पू हूँ। और किसने रखा था? नवजोत सिंह सिद्धू ने। नवजोत सिंह सिद्धू में जो आपकी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, पंजाब के अध्यक्ष। चलिए भटनागर जी जवाब लेंगे आपसे। सुधा मैडम आपको भी रुकना चाहेंगे। पाठक जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ। पाठक जी जब भी चर्चा करते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी में बहस तीखी हो जाती है। आप अभी आरोप लगाए जाते हैं कि आप बीजेपी का पक्ष लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये सच बोलेंगे। सबसे बातों को सुन रहे हैं, आप बताइए किसने अलग-अलग बातों को करना शुरू किया? देखिए भटनागर जी आपने भी जो देशद्रोह का आरोप लगाया कांग्रेस पे, गलत आरोप है आपका। आप ऐसे देशद्रोही नहीं बोल सकते हैं डिबेट में बैठकर। हाँ ठीक है, आपकी राय आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर सुधा जी साथ में बैठी कांग्रेस का पक्ष लेके, अगर वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हैं तो उन्हें भी पूरा मौका दिया जाए। ऐसा नहीं कि आप सत्ता में है तो सिर्फ आप ही बोलेंगे। कौन है पता है, जब चाइना कौन गया था पता है सबको। तो ये देशद्रोह लोग ही तो दूसरे को देशद्रोह बोलेंगे। चलिए भटनागर जी जवाब देंगे, आपसे बोलने का मौका दिया जाएगा। भटनागर जी सुधा जी आपको रोकना चाहेंगे। पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं चुप हो गया। जी पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए संदीप जी, सच्चाई आप बोलोगे तो अगर सामने वाले के पास जवाब नहीं होगा तो आप पे लांछन लगाएगा, कुछ से कुछ कहेगा। मैंने सच्चाई बोली, मुझे सुधा जी बीजेपी का एजेंट बोले, चाहे बीजेपी का प्रवक्ता बोले अघोषित, मुझे कोई लेना देना नहीं जी। अभी देखिए अगर ये यात्रा चल रही है उसमें जिन्होंने जेएनयू में नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो लीड रोल में चल रहा है उस यात्रा में। तो भारत तोड़ने वाला भारत जोड़ने की यात्रा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी राहुल जी अपने 2 लोगों को राजस्थान में जमानत पे आया, जमानत पे। ये एक बात बोल रहे हैं जी, मुझ पे मत भड़किए, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मैं पूछ रही हूँ भारत की बात की थी नहीं की थी? सुधा जी ये बताइए मुझे। कन्हैया कुमार प्रश्न करने से पहले आप लोग व्यक्ति विशेष का नाम लेके जितने लोगों पे ईडी और सीबीआई ने छापे डाले थे, भाजपा में जाते ही वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, उन पे प्रश्न क्यों नहीं होते आपके? आपके प्रश्न का उत्तर उनको भी तो ढूंढना चाहिए ना। आप पूछे ईडी के छापे जो कांग्रेस छोड़ के पहुंच गए तो सब कुछ साफ हो गया, कोई खराब नहीं है, तो अच्छे हो गए। इससे प्रश्न पूछिए ना, बंगाल से लेके आप नॉर्थ ईस्ट में जाके पूछिए उनसे बात, लेकिन आप नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एकमात्र पूछने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है, उन्हें से आप पूछेंगे। लेकिन जो आके वहाँ पे वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं उनका प्रश्न नहीं है। नहीं, वॉशिंग मशीन में धुलने कौन? बीजेपी के किस नेता ने कहा था भारत के टुकड़े होंगे? जरा आप बताइए मुझे। भगोड़े हैं देश का पैसा, किसने भगोड़े? कौन है भगोड़ा? भागे क्यों नहीं पकड़ के आ रहे हैं? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जेल पे हैं, आपको पता है? 2 करोड़ नहीं, भारत के एक टुकड़े होंगे। कन्हैया कुमार ने नारा लगाया था कि नहीं? आपने उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया कि नहीं कर लिया? इस बात का जवाब दीजिए। अभी भारत सुधा जी जवाब लेंगे भी आपसे। काम है। अरे आपका नहीं, आपका तो यही हाल है। कहते तो आप लोगों का काम है डिबेट कैप्चर करना, जवाब ना देना। कहते रहो चुप बैठिए, सुनिए ना, चुप बैठे सुनिए। देखिए प्रदीप जी बोले जाइए, बोलिए प्रदीप जी। पाठक जी लौटेंगे, वापस लौटेंगे। प्रदीप जी आपसे एक सवाल रहेगा। अभी सुधा मैडम ने कहा कि अगर कन्हैया कुमार ने ऐसा बोला था तो आपने जेल में क्यों नहीं डाला? क्यों कन्हैया कुमार जेल नहीं गए? जमानत पे बाहर जेल गए, छूट क्यों गए हो? क्यों? कानून के प्रक्रिया है भाई। करना तो आना, इसको देखना। अगर कोर्ट ही जमानत देता है, कोर्ट ही आगे बढ़ाता है। अगर कोर्ट लगा कि ये जमानती हो, जमानत मिल दी गई, बालों के हथियार पूछ लीजिए, अभी कोई बात नहीं होगी।
आप क्या चाहते हैं? स्वागत करें उनका। एक के बयान को आप चलिए सुधा जी एक सवाल आपसे रहेगा। भटनागर जी वापस लौटेंगे, भटनागर जी वापस आएंगे जवाब लेंगे आपसे, वापस आएंगे। दंगे वाले सजा कब चढ़ा रहे हैं? जी जी जगदीश टाइटलर को सूली कब चढ़ा रहे हैं, बता दीजिए। सज्जन कुमार को सूली कब चढ़ा रहे हैं, बता दीजिए। 84 बटांगों में जिन्होंने हजारों सिख बर्बाद किए, गुजरात में जो दंगा भड़कवाया, दिल्ली बर्बाद कर दी, गुजरात में जो कुछ हुआ उसमें वो भी आपके कांग्रेस सांसद, वो भी कांग्रेस सांसद ने कराया था, पता आपको? पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। क्यों? बिल्कुल गौरी लंकेश ने क्या काम किया पता है? गौरी लंकेश ने क्या किया था? मुझसे वो भी आपके वो भी देश छोड़ो अभियान में, देश छोड़ो गैंग में था, जो राहुल जी हैं, ठीक है ना, जो यात्रा चल रही है। मैं सीधे अगर होगा जी बिल्कुल, ये इनके लिए अच्छा नहीं, कोई बात देखिए भटनागर जी कोई बात नहीं, बुरा कर दीजिए। भटनागर जी कड़वी चीज लगती है। भटनागर जी वापस लौटेंगे, जवाब लेंगे। सुधा जी, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें आम आदमी पार्टी अपनी दावेदारी आपसे ज्यादा पेश कर रही है। भटनागर जी लौटेंगे भी। कहीं आप कैप्चर तो नहीं करने वाले सारे ईवीएम मशीनों को? जी बिल्कुल। भटनागर जी, जनता को जानना बहुत जरूरी है। भटनागर जी वापस आएंगे, जवाब लेंगे अभी आपसे। भटनागर जी, इंजीनियर सीधे बोलते हैं कि सुधा जी क्या पता लोग करने सुधा जी, अभी तो आप कह सकते हैं दावे से कि 10 सीट भी नहीं आएगी, तो मतलब अब आपकी सरकार पंजाब कैसे आ गए? पंजाब कैसे हार गए, बता दीजिए। पंजाब कैसे हार गए? दूसरों को समझाने वाला कहता रहा हूँ, पंजाब कैसे हार गए? हर बात में 400 सीटों में जमानत इसमें कैसे जब्त हो गई? आप गोवा में जीरो कैसे हो गए? गोवा में जीरो कैसे हो गए? पश्चिम बंगाल में जीरो कैसे हो गए? डर के मारे राहुल जी नहीं गए बेचारे, पश्चिम बंगाल ही नहीं गए राहुल जी बेचारे, डर के मारे। आप क्या चुनाव लड़ेंगे? चलिए भटनागर जी वापस लौटेंगे। सुधा जी सवाल रहेगा आपसे। सुधा जी आपसे सवाल रहेगा। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर इनको इसी भाषा और इसी शैली में बात करनी है तो आप इनके साथ बहस कर लीजिए, मुझे नहीं करना है। नहीं, देखिए सुधार करना पड़ेगा। हम तो बैठे हैं आपके लिए। आपने शुरुआत करी है। देखिए भटनागर जी एक मिनट शांत हो जाइए। सुधा जी आप भी शांत हो जाइए। सुधा जी मैंने आपसे बोला था कि प्रदीप भाई मैं आप पे नहीं हंसी थी, मैंने आपसे बोला था और बहुत प्यार से मैंने कहा था प्रदीप भाई मैं आप पे नहीं हंसी थी, मैंने कहा भी था। उसके बाद भी आप जिस तरह बात कर रहे हैं, कोई बात करने का तरीका नहीं होता है। चलिए सुधा मैडम वापस आएंगे, चर्चा पे वापस आते हैं, ठीक है। देखिए आम आदमी पार्टी आपसे ज्यादा मजबूत दिख रही है अपने आप को। केजरीवाल भी कहते हैं कि हम कांग्रेस से भी आगे हैं, ठीक है। आपको बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है कि आप बीजेपी की जो आपकी कार्यशैली है वो बीजेपी की तरह हो गई है, बिल्कुल बीजेपी के तरीके से काम करते हैं। तो आप इस जो आम आदमी पार्टी का जो विचार है आप इस पे कैसे देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी पार्टी है, अभी आप देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बाद क्या हालत हुई कांग्रेस की? 2013-14 में आपने जानते हैं कि जैसे स्टार्ट हुआ था ये नूरा कुश्ती जो चल रही है इन लोगों की। अब एक हमारे अवधि में कहावत है कि केकर ले ना जब कथरी ओढ़ ले सारा गाँव। तो ये वो लोग हैं जो एक ही विचार वाले हैं और अलग अलग बट गए हैं, आपस में नूरा कुश्ती चल रही है। हमारे विचार कैसे हैं ये पूरे देश को पता है। जो हमारे पूर्वजों ने इस देश की स्वतंत्रता के साथ किया है, वो स्वतंत्रता के विचार और लोगों को सर्वधर्म समभाव के साथ ले चलने की बात है, वो हम उसी विचार पे हैं। विचार हमारे बदले नहीं है। ये हो सकता है कि हम उस राजनीति को नहीं कर रहे थे जो राजनीति नई इस देश में आ गई, संचार मीडिया में पूरी तरह से कंट्रोल करके अफवाहों और झूठी बातों को फैला के इतना अनर्गल जो व्हाट्सएप नोट्स चलाई जा रही है उससे देश को गुमराह किया। हम राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति हमने कभी की नहीं, लेकिन राजनीति का यह रंग होगा कि किसी अपने बुजुर्ग को बार बार ये कहना कि कुछ किया ही नहीं, कुछ किया, नाम लेके इस तरह से अपने पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में आक्षेप लगाना, उनकी बात करना जो आपके देश के कर्णधार रहे, जो देश को बनाया है। तो सोचिए मानसिकता किस स्तर पे है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज भी थे, जब ये लोग बोलते थे तो उसमें वैमनस्य था, मतभेद था, मनभेद नहीं था। लेकिन जो आज की राजनीति है, अपने से बड़े नेताओं के बारे में लांछन लगाना, वो भी लोग विपक्ष में थे, पक्ष विपक्ष तब भी था, लेकिन इस तरह से यह अस्तरहीनता नहीं थी। उस समय जो विपक्ष में था उसको भेजने के लिए पक्ष के लोग तैयार थे। अगर आपको व्यक्तिगत संबंध है तो उसके आधार पर काम किया जाता था। कहीं भी जाना है सम्मेलन में तो विपक्ष के लोग जाते थे, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो राजनीति जो बदली है ना, वो वैमनस्य हो गया है, मनभेद हो गया है। इस मनभेद से जनता का नुकसान ही हो रहा है। भटनागर जी जवाब लेंगे आपसे भी। पाठक जी सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अभी सुधा मैडम ने कहा कि जो कांग्रेस की विचारधारा है वो पहले की तरह है, तो क्या इस बार 2024 में चुनाव होंगे वो विचारधारा पर आधारित होंगे या सिर्फ विकास के मुद्दे या कोई और मुद्दे आएंगे सामने? देखिए, कांग्रेस को एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए था। 2014 से जब भी वो सत्ता से दूर हुई,
लेकिन कांग्रेस कभी भी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका इस लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में निभा पाई ही नहीं है। जहां पे उनको बीजेपी को घेरना चाहिए था, जहां पे उस पे चर्चा करनी चाहिए थी, वहां पे ये नगण्य रहते हैं, वहां पे ये हंगामे की भेंट चढ़ाते हैं। अभी देखिए मॉनसून सेशन चला गया और कांग्रेस ने बीजेपी को पार्लियामेंट में घेर नहीं पाई। उनका अगर मुद्दा है प्राइस राइज, महंगाई मुद्दा है, तो बीजेपी ने अगर कहा कि चर्चा करो तो इन लोगों ने हंगामे की भेंट चढ़ा दी पार्लियामेंट सेशन की। तो कांग्रेस को चाहिए, अगर सचमुच में उनको अपने इस स्तर में सुधार लाना है, तो जिस तरीके से बीजेपी कभी विपक्ष में होती थी और विपक्ष की भूमिका कारगर रूप में निभाती थी, कांग्रेस को जीना दुर्भर कर दिया था 2012-13 से जी। बात का मैं जवाब और फिर सत्ता हासिल किया था 14 में। तो कांग्रेस को वो चीजें अख्तियार करनी पड़ेगी। और देखिए सुधा जी, मैंने आपसे पूछा था, 1 मिनट सुधा जी, मैंने नहीं बोला था, आपने मुझ पे कहा कि बीजेपी के यहाँ आते हैं सब क्या वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, कोई धुलते नहीं है। लेकिन मैंने एक ही बात पूछी थी कि जेएनयू से भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे कन्हैया कुमार ने लगाया, वो जेल गया, जमानत पे है, जमानत पे किसी दूसरे मामले में राहुल जी भी, सोनिया जी हैं, भी हैं, आप उनके साथ, अभी राहुल गांधी जी के साथ वो कन्हैया कुमार कंधे से कंधा मिला के भारत जोड़ो यात्रा जो आपने स्टार्ट किया उसमें चल रहा है। तो जितने भी इनफ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जितने भी इनफ्रिंज एलिमेंट है, जो भारत के टुकड़े होने की बात करता है, जो आतंकवादियों के मददगार होते हैं, वो कांग्रेस पार्टी उसको प्रश्रय देती है। इस पे आप क्या कहेंगी? चलिए जवाब लेते हैं सुधा जी। सबसे पहले विपक्ष की भूमिका आप बताइए। अगर 2013 की आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष बहुत सशक्त थी, तो विपक्ष को रोका नहीं गया था। विपक्ष के सारे अधिकार बोलने के कायम रखे गए थे, तब वो बोल पा रही थी। अब आप मुझे बताइए, क्या आज विपक्ष को उस तरह से स्वतंत्रता मिली हुई है? क्या विपक्ष को उस तरह किया कार्य करने दिया जा रहा है? ये उत्तर आप देंगे, मुझे देने की जरूरत नहीं है। अगर पहले के प्रशासन ने, शासन ने इस तरह से, जिस तरह आज के शासक मैं कहूंगी बार बार, तो सरकार नहीं चल रही है ना, अब तो तानाशाही है, मैं नहीं करने दूंगा, हम नहीं करने देंगे, जो हम चाहेंगे वो हम कर लेंगे, बिल पास करा लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई संख्या है। तो ये हो रहा है कि अगर विपक्ष को इस तरह रखा गया होता तो क्या आज ये पक्ष में होते, सरकार में होते? इसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं इस बात को। प्रेस की स्वतंत्रता से लेके हर एक पीसी एक तक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं करवा पाए हैं। सारे प्रश्न आपके विपक्ष से हैं, लेकिन सरकार से आपने आज तक नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं दी, क्यों नहीं की, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार क्यों नहीं दिया? क्या आपने पूछा? क्या किसी प्रधानमंत्री में आज तक ऐसा कार्यकाल रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ या आप लोगों के प्रश्न के उत्तर नहीं दिए गए? आप नहीं पूछेंगे। दूसरा, आप कह रहे हैं अगर कन्हैया कुमार पे जो आरोप लगे, वो आरोप कोई व्यक्ति कुछ भी, वो आपके भाजपा के नेताओं में इतना कुछ कहा है, क्या उनको पार्टी ने निकाल दिया या पार्टी के साथ नहीं है? अगर व्यक्ति भाजपा के किस नेता ने देश के टुकड़े होने की बात करी और भाजपा में है? पार्टी साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये बता दीजिए कि भाजपा के किस नेता ने देश के टुकड़े होने की बात की? सुधा जी, इसका जवाब भटनागर से लेते हैं, ज्यादा बेहतर समझाएंगे। भटनागर जी, आपकी सरकार आने के बाद विपक्ष को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाता है? बहुत अच्छी बात इन्होंने जो रखी, देखिए जितना भी शीतकालीन सत्र होते हैं जी, और 1 महीने चलते हैं जी। मेरे साथ बड़े वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, सर मैं कहीं गलत हूं तो शायद मेरी को पकड़ लेना, झूठ बोलूं, क्योंकि इन्होंने झूठ की जो उपलब्धि जनता में देना चाहते हैं ना, वो जनता को दिख रहा है। जब भी सत्र चला, देखिए सत्र से पहले लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होती है जिसमें सांसद सारे आते हैं, विपक्ष के नेता को बुलाया जाता है। तो बता दीजिए सोनिया जी कितनी बार गई, ये बता देंगे खुद। और जो सत्र हुआ इस तरह क्यों वॉकआउट करा इन्होंने, देखिए इन लोगों को। मैडम मैं अब देखिए, मैं चुप हूँ, मैं संयम रख रहा हूँ ना, मैं सही। अब सुन लीजिए, प्लीज बोलिए ना, सस्पेंस मत रखिए, आप बता दीजिए कितने दिन नहीं आई और क्यों नहीं आई, जनता क्या चाहती है। सुन लीजिए, बता रहा हूँ मैंने क्या कहा, भी लगता है सुना नहीं मैंने। कोई भी सत्र हो, कोई भी शीतकालीन होता है जब लोकसभा का, उससे पहले विपक्षी दलों की बैठक होती है, और कई वर्षों से देखा जा रहा है कि सोनिया जी नहीं पहुंचती हैं अध्यक्षा के होने के नाते। मैं आपको बता देता हूँ पहली चीज तो ये, आपने कहा सत्र नहीं चलता। देखिए आप लोग सब प्रश्न तो करते हैं, मगर श्री राहुल गांधी जी आंखों से इशारा करके सबको बाहर कर देते हैं।
आप बैठिए ना, आप क्वेश्चन तो आप करते हैं मगर सुनते नहीं है, सबसे बड़ी कमी ये है। आप मजबूत विपक्ष के नाते आपको सही है प्रश्नों का जवाब, आप उसका जवाब तो लेते नहीं है। पहली चीज, सत्र चले कहाँ से, या तो आप वॉकआउट कर लीजिए या राहुल जी आंखों से इशारा करके आपको बाहर निकाल दें। तो ये चीजों को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्होंने बड़े आराम से कहा जी विपक्ष को दबाया जा रहा है, देखिए पूरी दुनिया देख रही है। आप गलत चीजों में तो हमेशा खड़े रहते हैं। जब भाई धारा 370 के बाद आप विपक्ष में आपने भूमिका देश हित में नहीं निभाई जी। जब राम मंदिर के विषय में आपने हाय हुल्ला करा, आपने समर्थन नहीं करा। जब 3 तलाक की बातें आप विरोध में खड़े हुए थे, आपने तब भी आपने देश हित में नहीं कहा। जब कश्मीर की सीए की बात आ रही थी तो आप गांधी परिवार खुल के, चाहे ओखला में हो और चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, खुल के विरोध में था सीए में। कहीं तो आप देश के लिए बोलते, देश की जनता के लिए बोलते। क्या सीए हमें चाहिए, क्या आदरणीय मोदी जी को चाहिए? और आप सीए की बात क्या था, हाईकोर्ट को क्या कहना पड़ा भाई? जब कुछ भटनागर जी जवाब देते हैं। सुधा जी मैं अब आपको टोकने बंद कर दिया है, फिर आप मुझे दोबारा शुरुआत करना चाह रहे हैं, प्लीज। आप प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर देना पड़ेगा। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं सुन लीजिए, जवाब लेते हैं आपसे भी। तो ये लोगों की नियत बताती है कि ये देश हित में काम कर रहे हैं या देश के विरोध में काम कर रहे हैं। अभी मैंने सवाल करा, आप हाँ ये बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी की। जब प्रधानमंत्री जी अपने प्रवक्ता छोड़ रखे हैं और अपनी चीजों का जवाब देने के लिए चाहे मंत्रालय उचित है, मगर आप जो प्रधानमंत्री, मैडम मेरे से देखिए, आप फिर मुझे आप बदतमीज बनाना चाह रहे हैं तो हो सकता है फिर मैं दोबारा आ जाऊं। तो आप चलिए भटनागर जी, समय कम है, जवाब लेते हैं। भटनागर जी समय कम है, जवाब लेते हैं। थोड़ा सा इन्होंने जो इन्होंने विपक्ष का जो अच्छा विपक्ष बनने के लायक नहीं है लोग। ये अभी इन्होंने अटल जी का बिल्कुल संबोधन का बारे में बताया, अटल जी सुनते थे, आपने सुषमा जी का नाम लिया सुनते थे, मगर आप लोगों में तो पेशेंस ही नहीं है बैठने के सुनने के। ये तो आपने को देखे ना, नेता विपक्ष से पूछिए ना भाई आप क्यों नहीं बैठते, आप लोकसभा राज्यसभा में क्यों नहीं शांति सुनते, सवाल जवाब क्यों नहीं करते? क्या देश दुनिया नहीं देखती क्या? यही आप लोगों के जीरो होने का ही सही है, वो है जो अब जीरो हो गए कि विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहे आप। चलिए जवाब लेते हैं भटनागर जी, बस समय कम ना, जवाब ले लेते हैं। सुधा जी जवाब दीजिए आप। जी, जब ये बातें जब होती हैं और जब कोई प्रश्न किया जाता है तो आप जानते हैं कि इन लोगों को बस कहते हैं ना कि आप मुझे बदतमीज बना देंगी, मैं बदतमीजी पे उतर आऊंगा। जाहिर सी बात आप कोई कर ही सकते हैं, है ना। आप लोग जो धमकी मैं एक बार में अंकल की बात सुन के चुप बैठ रहा हूँ, तो आप क्यों बोल रहे हैं? आप मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही थी। जवाब लेते हैं भटनागर जी, जवाब लेते हैं। राहुल जी का बचपना नहीं गया अभी, उनका बचपना ठीक करो पहले भाई। जरूर सोना कि अगर आईएएस का बेटा आईएएस बन जाएगा, भाई राहुल जी नहीं बन पा रहे। देखिए भटनागर जी ये चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी का बचपना नहीं गया है। देखिए भटनागर जी नहीं, देखो भटनागर जी ये गलत कह रहे हैं। नहीं भटनागर जी, भटनागर जी जवाब देते पहले। भटनागर जी एक मिनट शांत हो जाइए। राहुल जी के प्रधानमंत्री भटनागर जी, सोने की चम्मच से दूध जिन्हें पियाओ, देश के बारे में पता नहीं। जो लेके पिया ना सड़क पे है और जो नहीं लेके पी रहा था वो आज हवाई जहाज में। पाठक जी आते हैं पाठक जी। कहाँ से आ गया वो? तो बिल्कुल पैदा हुए थे, वो कहाँ से आ गया बताएंगे? अशोक गहलोत जी को कहाँ से हो गया? इतना अच्छा धन कहाँ से है? जनता जाना चाहती है। चलिए सुधा जी और भटनागर जी दोनों को रोकना चाहेंगे। आखिरी जवाब ले लेते हैं। विश्लेषक जी बैठे राजनीति के हमारे साथ। पाठक जी जिस प्रकार से देखा जाए तो वार और पलटवार तो सत्ता और विपक्ष में जारी रहती है, लेकिन इस समय जो 2024 पर फोकस बीजेपी का चल रहा है और कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल है उसे बचाना? देखिए बीजेपी ने चुनावी मोड पे पहले ही आ जाती है और तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए भी मुझे ये कहना पड़ेगा कि इस बार राह थोड़ी आसान नहीं है जी। कांग्रेस के लिए अपने परफॉर्मेंस में थोड़ी सुधार होगी, लेकिन ये जो चाह रहे कांग्रेस की सत्ता हथिया लेंगे वो कभी नहीं होगी। 2024 में भी बीजेपी ही आएगी, लेकिन बीजेपी को अभी बहुत कुछ करना है। 1.5 साल बचा है। इन 1.5 सालों में बीजेपी देश के लिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अगर उस मुद्दे को सुलझा लेती है तो 2024 की राह बीजेपी के लिए फिर से आसान हो जाएगी। जी। चलिए सर्वेश्वर पाठक जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। साथ ही सुधा मिश्रा जी आप जुड़ी, आपका भी बहुत धन्यवाद। साथ ही भटनागर जी आपने अपना कीमती समय दिया, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने तैयारियां तेज कर दी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही है। अब देखना होगा 2024 की जो राह है वो बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए, किसके लिए कितनी आसान होती है। फिलहाल राजधर में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।